हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का मानेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया होगा कि हम आज से जीके जीएस का बैच शुरू करने जा रहे हैं और इस बैच की पहली क्लास की शुरुआत हम जीके के पहले विषय से शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इतिहास। हम इतिहास को बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। आज केवल हम इतिहास के बेसिक्स जानेंगे, इतिहास की शुरुआत को जानेंगे, इतिहास के स्रोत जानेंगे कि इतिहास को जानते किन किन स्रोतों के द्वारा हम इतिहास को पढ़ते हैं, किन स्रोतों के द्वारा हम इतिहास को जानते हैं। आज केवल इस विषय में क्लास होगी। तो ये क्लास सभी सेंटर एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल में होता है उनका हो, चाहे सीईटी हो, हरियाणा में जो सीईटी होता है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। आज हम इतिहास से शुरू करेंगे। इतिहास जब हम कोई विषय पढ़ते हैं वो पहले तो हम उस विषय की परिभाषा पढ़ते हैं। भाई परिभाषा क्या है क्या वो सब्जेक्ट, वो विषय है क्या। इतिहास की परिभाषा है अतीत में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को। अध्ययन मतलब पढ़ना। पहले परिभाषा लिख दूं मैं आपको। परिभाषा है अतीत में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। देखो मैं बोर्ड पे क्यों लिख रहा हूं आपके लिए परिभाषा, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो आपको आसानी होगी। देखो समझो, इस परिभाषा को समझ ले पहले। इसका कहने का मतलब है कि जो अतीत में, अतीत मतलब जो बीत गया समय, जो बीते हुए समय में जो घटनाएं हुई है उनको हम पढ़ते हैं, वही इतिहास कहा जाता है, उसी को इतिहास कहते हैं। अब आप कहोगे सर क्या हर वो घटना होगी जो पीछे, अतीत में तो बहुत सी घटनाएं हैं। अब आप कहोगे सर मैंने भाई परसों समोसा खाया था, या मैंने ये चीज़ खाई थी, ये भी तो एक घटना है। मेरे दोस्त के साथ लड़ाई हो गई कुछ दिन पहले, ये भी तो इतिहास में, तो हम पढ़ते ही नहीं है। देखो वे घटनाएं पढ़ते हैं जिनसे कुछ परिवर्तन आता हो, केवल आपके जीवन में नहीं, आपके आसपास जितने भी व्यक्ति, जितना भी समाज, आपका जो पर्यावरण या जो आपके जहां पर आप रहते हो उसमें परिवर्तन आता हो। जैसे समझो, देखो हम एक घटना को उदाहरण के रूप में लेंगे, 1857 का विद्रोह। देखो यह घटना घटी। इस घटना से पहले भारत पर किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन इसके बाद क्या परिवर्तन हो गया? क्या परिवर्तन हो गया? इसके बाद भारत पर ब्रिटिश संसद का शासन हो गया, या ब्रिटिश की जो महारानी थी उसका शासन हो गया। देखो परिवर्तन हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल बड़े लेवल पर परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी शादी होगी और मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे साथ पहले ऐसा होता था अब ये हो रहा है। ये भी तो घटना है। देखो वो केवल आपके जीवन में घटित हो रहा है, ना कि किसी अन्य के जीवन में। ये घटनाएं ऐसी होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं जो कि पूरे व्यक्ति को, पूरे व्यक्तित्व को बदलाव महसूस हो। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इतिहास को हम अगर पढ़े तो डेफिनेशन के हिसाब से अतीत में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? अतीत में ऐसी घटनाएं हुई हो जिससे कुछ परिवर्तन हुआ हो, वो इतिहास में लिखा जाता है, वो इतिहास में शुरू किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई इतिहास को जरूरत क्यों पड़ी, इतिहास को पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो अब जब हम कोई भी विषय पढ़ते हैं, कोई विषय क्यों पढ़ते हैं? इतिहास में जो कार्य हुए हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे कुछ गलतियां हुई है, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। एक कारण तो ये होता है। एक कारण ये होता है कि हम अपनी सभ्यताओं से कुछ सीखें। प्राचीन में कुछ ऐसी चीजें थी जो आज भी लागू है, चाहे वो शेरशाह की नीतियां हो, आज के समय भी लागू है, चाहे अकबर की मनसबदारी हो, कुछ हद तक आज भी लागू है। तो हम कर्मानुसार पढ़ेंगे ये चीजें।
तो अब आते हैं इतिहास की शुरुआत। इतिहास की परिभाषा के बाद आती है इतिहास की शुरुआत किसने करी। सबसे पहले इसका नाम किसने दिया। देखो एक व्यक्ति का नाम आता जो आपको पता ही होगा, कुछ बच्चे पहले ही तैयारी कर रहे होंगे, हेरोडोटस। हेरोडोटस को विश्व इतिहास कहना कि भारत के इतिहास की नहीं, विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास का जनक भी कहा जाता है और पिता भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है और पिता भी कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और ये भारत में भी आया था, भारत के बारे में भी लिखा था। हेरोडोटस एक यूनान का इतिहासकार था। ये यूनान का इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार था। इसने भारत के बारे में भी लिखा था। भारत के बारे में लिखा था इसने कि भारत और पारस, इनको जो पारस कौन सा देश हो गया, पारस नहीं सॉरी फारस, फारस कौन सा देश होगा, ईरान के संबंधों के बारे में लिखा था हेरोडोटस ने, भारत और ईरान के संबंधों। ये इसे क्या कहा जाता है भाई, ये इसे कहता है विश्व इतिहास के पिता। इतिहास के पिता की उपाधि दी गई इसे। अच्छा ये किसने कहा भाई, किसने उपाधि दी, अपना आप ले ले। क्या इसने कहा भाई मैं इतिहास का पिता हूं, मैं ही हूं, मैं जो भी हूं? नहीं, इसने स्वयं नहीं कहा। इसने इतिहास के जो हिस्ट्री शब्द, इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है इतिहास को, हिस्ट्री शब्द की शुरुआत मानी जाती है, इसने शुरुआत करी थी। ये उपाधि, इतिहास के पिता की उपाधि एक सिसरो लेखक था। सिसरो लेखक ने इसको ये उपाधि दी थी हेरोडोटस को। आशा करता हूं आप सभी को ठीक समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो पहले पढ़ा हमने इतिहास पढ़ा अतीत में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को। ऐसी घटनाएं जो परिवर्तन करती हो, कुछ बड़े लेवल पर कुछ परिवर्तन लाती हो, हमारे समाज में हो या हमारे राजनीतिक में हो, कुछ भी हो। उसके बाद पढ़ा हमने इतिहास की शुरुआत। भाई जो हेरोडोटस नामक व्यक्ति था नहीं, इसने इतिहास का सबसे पहली बार शब्द का प्रयोग किया एक किताब के जरिए, हिस्टोरी का। यह किताब किसने लिखी? यह किताब लिखी हेरोडोटस ने। इसे क्या कहा जाता है? विश्व इतिहास के पिता। यह किसने कहा? यह उपाधि किसने दी इतिहास के पिता की? यह सिसरो ने। इतना समझ में आ गया होगा आशा करता हूं मैं। अब पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की। देखो भारत के इतिहास, देखो विश्व इतिहास के जनक, विश्व इतिहास का जनक और पिता एक ही व्यक्ति को माना जाता है। किसको? हेरोडोटस को। लेकिन जो भारतीय इतिहास होता है नहीं, भारतीय इतिहास के पिता के नाम, भारतीय इतिहास के पिता का नाम महर्षि, हम किसको मानते हैं? महर्षि। कुछ गलती होगी, सॉरी उसके लिए। वेद व्यास जी को मानते हैं भारतीय इतिहास के पिता। जनक नहीं, जनक तो आपको बताऊंगा मैं। महर्षि वेद व्यास को भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? महर्षि वेद व्यास जी ने क्या कर दिया? इसका असली नाम तो सर व्यास जी। क्योंकि इनका वेद व्यास क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने 4 वेदों की रचना करी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों की रचना करी। इन 3 वेदों को त्रिवेद के नाम से जाना जाता है। और एक 5वां वेद, जिसे 5वां वेद माना जाता है, 5वां वेद है नहीं, उपाधि दी, मतलब माना जाता है, महाभारत की रचना भी महर्षि व्यास जी ने की थी। महर्षि वेद व्यास जी को भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, या मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने 4 वेद लिखे,
जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्होंने चारों वेद किस नदी के किनारे लिखे? सरस्वती नदी के किनारे, जिसमें हमारा प्राचीन हरियाणा इस नदी के किनारे स्थित था, जो कि आज के समय यमुना नदी हो। इन्होंने 5वां वेद भी लिखा महाभारत। और इन महाभारत के बारे में बता दूं तो इसका पुराना नाम जय भी कहते हैं, कई बुकों में जय भी लिखा पाएगा और कई बुकों में जय संहिता भी लिखा पाएगा। इस महाभारत में शुरुआत में 8800 श्लोक थे, लेकिन आज के समय पर इसकी डिटेल लिखी जाए तो क्या कितना है? इसमें 18 पर्व है, 100 उपपर्व है। पर्व मतलब कि महाभारत में 18 पर्व के रूप में बांटा गया, 100 उपपर्व है और 18,000 अध्याय है। और 18 पर्व में एक पर्व है छठा पर्व, जिसका नाम है भीष्म पर्व। इस पर्व में क्या खास है भाई, ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इसी पर्व में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया था। इससे मैं आपको एक भगवत गीता का एक श्लोक बताना चाहता हूं, जो कि बहुत अच्छा। जब युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन विचलित होकर कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे गुरुजी, कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र कौन है? तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? छठे अध्याय के द्वारा, छठे अध्याय में इसका वर्ण है, छठे ध्यान योग में छठा ही अध्याय है और छठा ही श्लोक है। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? बंधुरात्मनस्तस्य, क्या कहा कि बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मे वात्मना जीतम अनात्मनस्तु शत्रु त्वे वर्ते तात्मतेव शत्रुवतम। इसका तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मन है। क्यों? अगर मन को नियंत्रित न किया जाए, मन को नियंत्रित न किया जाए, मन को कंट्रोल ना किया जाए, तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मन है। और मित्र, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है। अगर मन को नियंत्रित कर ले मनुष्य, किसके द्वारा ये करेगा? प्राणायाम, आयाम, नियम, यम, प्रत्याहार, कई विधियां बताई गई है भगवत गीता में। अगर मन को नियंत्रित कर ले, सबसे बड़ा मित्र मनुष्य का मन ही है। तो आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या पढ़ाया भाई? इतिहास की शुरुआत, पहले इतिहास की परिभाषा पढ़ी, इतना समझ में आया। अतीत में होने वाली घटनाओं को इतिहास कहते हैं, अतीत में होने वाली घटनाओं को इतिहास कहते हैं, इतना समझ में आएगा, क्लियर है, कोई बात नहीं। फिर इतिहास की शुरुआत, विश्व इतिहास के बारे में पढ़ा कि विश्व इतिहास के जनक और पिता कैसे कहते हैं? हेरोडोटस। ये उपाधि किसने दी? सिसरो की। ये कौन से लेखक थे? इसने किताब भी लिखी थी, जो कि मैंने लिखी थी, हिस्टोरिका। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत? फिर पढ़ा हमने भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? महर्षि वेदव्यास जी को। किसको? महर्षि वेदव्यास जी को। महर्षि व्यास जी नाम है इनका। वेदव्यास किसके कारण पड़ा? क्योंकि इन्होंने 4 वेदों की रचना करी। किस नदी के किनारे रचना करी? सरस्वती नदी में। कईयों की मान्यता है कि ये वेद बताए तो गए महर्षि वेदव्यास द्वारा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इतना बता दिया। और जय संहिता किसका प्राचीन नाम है? महाभारत का। ये किसने रचित करी? ये रचित करी किसने? व्यास जी ने। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय और जय संहिता। और इसमें शुरुआत में कितने श्लोक थे? 8800। अब कितने? 18 पर्व, 100 उपपर्व, 18,000 अध्याय और 1 लाख लगभग
श्लोक है। अगर पूरी डिटेल अगर आप गूगल पे या अन्य कोई अन्य किताबों में सर्च करोगे तो इसमें 1,10,000 का वर्ण मिलेगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या और कुछ करना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं इसे अब रफ कर दूं। अब पढ़ेंगे हम भारतीय इतिहास के जनक के बारे में। भाई जनक किसको माना जाता है? भारतीय इतिहास के जनक, देखो जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिगम को। भाई अलेक्जेंडर कनिगम कौन है? पिता तो हमारा महर्षि वेदव्यास जी है जो भारतीय इतिहास के पिता माने जाते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिगम। देखो ये है ब्रिटिश इंजीनियर, ब्रिटिश इंजीनियर है। इन्होंने क्या किया भाई? किस कारण से भारतीय इतिहास के जनक कहे जाते हैं? इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सन 1861 ईस्वी में, ईस्वी और ईसा पूर्व भी बताऊंगा मैं आप सभी को। 1861 ईस्वी में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देखो ये क्या है? ये एक जैसे हमारे सेंटर में आपका एसएससी होगा, एसएससी कोई एग्जाम करवाती है, उनका क्या कार्य है भाई? कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाना, भाई नौकरियों के लिए एग्जाम करवाना। ये भी इसी तरह ये भी एक संस्था है। ये कौन सी संस्था है? ये इतिहास के बारे में, इतिहास की पुरानी चीजों को खोजने का काम करती है। ये सर्वेक्षण मतलब सर्च करना, सर्च मतलब कि ढूंढना, पुरातत्व मतलब पुरानी चीजें। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गठन करया। आज इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? देहरादून में। भारतीय इतिहास के जनक क्यों कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिगम को? क्योंकि इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत करी थी, ये गठन किया था इनका 1861 ईस्वी में। कहां पर है हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। आज भी इसी प्रकार प्रचलित है, बिल्कुल कार्यशील। मैं आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो हम कुछ शब्दावली पढ़ेंगे इतिहास की। कारण क्या है? क्योंकि हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, उसमें कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपको थोड़े विचलित करेंगे। देखो ईसा पूर्व और ईस्वी, देखो जो हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर जिसको हम पंचांग कहते हैं हिंदी में, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन। ये एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पे रखा गया है क्योंकि इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। किस आधार पर की थी? ये ईसा मसीह के जन्म के आधार पर की थी। किसके आधार पर? ईसा मसीह के जन्म के आधार पर इस कैलेंडर जो हम आज पढ़ते हैं। कैसे 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 एक शायद आपको पता होगा, देखो ईस्वी और ईसा पूर्व, बता क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आ गई? सॉरी उसके लिए गलती, पहली वीडियो थोड़ी हिचकिचाहट आपको दिख रही होगी। ईसा मसीह के जन्म के आधार पर की थी। मतलब कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश है, नहीं ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज है, जो ईसाई धर्म को मानते हैं सॉरी उसके लिए, कि उन्होंने ईसा मसीह की जन्म तिथि 01/01/001
को मानी है, मतलब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ नहीं उसी दिन से कैलेंडर की शुरुआत हुई। किसका मानना है? ईसाई धर्म के मानने वाले का, जो ईसाई धर्म को मानते हैं। समझ में आई? इनका कहने का मतलब क्या है गैंग्रीन कैलेंडर का? जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हैं उसे तो ईसा पूर्व कहा जाएगा। समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब क्या है? जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हैं उसे क्या कहा जाएगा? ईसा पूर्व। क्या कहा जाएगा? ईसा पूर्व। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद है उसे क्या कहा जाएगा? ईसवी। इतनी तो कोई डाउट नहीं है, ना डेफिनेशन आती, लेकिन आती क्या है? इनके तारीखों में उलझन, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं नहीं समझ में नहीं आता। देखो ईसवी हमेशा सीधी चलती है। सीधी कैसे? देखो 232 से बढ़ेगी 234, बढ़ेगी ना बढ़ेगी? यह है ईसवी जो सीधी चलती है बिल्कुल। लेकिन इसमें उल्टी चलती है। इसमें क्या चलती है? 232 ईसा पूर्व से 230 ईसा पूर्व। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? देखिए मैं दोबारा बता दूं, जो गैंग्रीन कैलेंडर है उसके आधार पर आज की तिथियां बांटी गई है। देखो कैसे? ईसा मसीह के जन्म के आधार पर गैंग्रीन कैलेंडर को डाला गया है। कैसे? जो ईसा मसीह का जन्म हुआ, मान लो इस तारीख को जन्म हुआ, उससे पहले ईसा पूर्व माना जाता है, और इसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी माना जाता है। कोई डाउट? मैं आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। ये और क्या कहने का मतलब है? इसमें कहने का मतलब है कि जो ये डाटा है, जो इसमें तारीख लिखते हैं हम, जो डेट लिखते हैं वो सीधी चलती है ईसवी में। ईसवी में क्या करता है? सीधी चलती है भाई। जैसे 232 के बाद 33 34, लेकिन इसमें क्या करता है? उल्टा चलती है, उल्टी चलती है। कैसे भाई? 232 231 230 उल्टी चलती है। समझ में आए? आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत। देखिए इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है? हमें कैसे पता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म इस तारीख को हुआ था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य के पहले यशवंश का शासक था। भाई हमें कैसे पता चलता है? भाई नंद वंश ऐसे था। हमें कैसे पता चलता शिशुनाग वंश इससे पहले था? या हमें इसे कैसे पता चलता हर्यक वंश इससे पहले था? हमें इससे पता कैसे चलता है भाई जनपद काल का पहले था? कोई कारण तो होगा। इसके कारण है भाई इतिहास से, जो इतिहासकार होता है, इतिहासकार कौन होता है? जो इतिहास से संबंधित खोजें करता है, पुरानी चीजों को खोजता है, वो होता है इतिहासकार। तो इतिहासकारों ने इसके स्रोत क्या बताया है कि हमें किन किन से अतीत की घटनाओं का पता चलता है। यही है इसका स्रोत। मतलब देखो दो तरह के स्रोत होते हैं इतिहास के, दो तरह के स्रोत होते हैं। एक तो होता साहित्य। साहित्य मतलब जो लिखत में जो लिख रखा हो और जिसको पढ़ लिया गया हो, साहित्य। और दूसरा है पुरातत्व या पुरासतल। या पुरा मतलब प्राचीन, सतल मतलब जगह या पुरानी चीजें। जैसे इनमें क्या क्या आता है भाई? इनमें क्या क्या आता है? इनमें भाई गुफाएं आती हैं, पुरानी गुफाएं, जैसे अजंता की गुफाएं होगी, भीमबेटका की गुफा होगी, या खारवेल का जो अभिलेख हो वो अभिलेख साहित्य में आएगा। तो इसमें आती है गुफाएं के साक्ष्य। साक्ष्य मतलब सबूत, किसी चीज का सबूत होना कि यहाँ पर कोई रहता था, यहाँ पर किसी ने लिखा है, कुछ क्या करा है, कुछ कुछ प्रक्रिया करी है। बर्तन, पिछले समय के बर्तन जैसे हड़प्पा सभ्यता से मिले हमें। इसके बाद ऋग्वैदिक काल के भी मिले। बर्तन के बाद मिलते हैं हमें हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं कई जगह। खासकर ये साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? ये साक्ष्य हमें
प्राग इतिहास के काल में मिलते हैं ये साक्ष्य हमें। आशा करता हूं कि आप सभी को ये दिख रहा होगा। और प्राचीन शतल हो गया जहां से हमें कुछ मिलते हैं, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे सिक्के क्या है, सिक्के पर कैसे अध्ययन करते हैं भाई, सिक्के पर किसका चित्र छपा हुआ है। जैसे हमारे सिक्के पर होता है अशोक स्तंभ, कहीं पे अशोक स्तंभ छपा होता है, इस पे लिखे होते हैं गवर्नर के साइन। इसी तरह पिछले को अध्ययन करते हैं भाई किस राजा ने कौन सा सिक्का चलाया, उसमें किस चीज का उल्लेख किया है, कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उन चीजों का हम ये वर्ण करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये दिख रहे होंगे। और इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं भाई, कुछ उसके साक्षर, जैसे आप सभी को अभी पता होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः निर्मित किया है। तो नालंदा के खंडर थे पहले, नालंदा लिखा, पुरानी इमारतें जिसे हम इतिहास में स्मारक कहते हैं। अन्य भी साक्ष्य हैं इससे अलग। अब आते हैं हम साहित्य। साहित्य एक प्रॉपर चीज। अभिलेख बता दो, अभिलेख के बारे में शायद मैंने बताया नहीं। अभिलेख के बारे में देखो, अभिलेख होते हैं किसी भी राजा द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपनी उपलब्धियों को वर्ण करना, कठोर किसी भी सतह पर। देखिए आप शायद गांव से या शहरों से रहते होंगे, आप अपने ऐसे निर्माण स्थल पर जाके देखिए कि किसी सरकार द्वारा निर्मित किया गया, जैसे पार्क हो गया या ग्राउंड हो गया भाई, जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर जाके देखिए कि वहाँ पर आगे एक ब्लैक बॉर्डर, मतलब कि ब्लैक के पत्थर लगा हुआ होगा, उसमें लिखा होगा कि भाई किसके द्वारा निर्मित किया गया। उसी प्रकार अभिलेख होता था। अभिलेख क्या होता था, किसी कठोर सतह पर लिखा गया था। अगर कोई राजा युद्ध जीत के लाता हो तो युद्ध के बारे में, भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने ये युद्ध जीत लिया या अन्य किसी ने युद्ध जीत लिया, इसे उपलब्धि इत्यादि हो, या कोई राजा किसी को दान देता हो, तब भी ये ऐसे अभिलेख खुदवाते थे। तो ये अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य या जिसे हम धार्मिक साहित्य, जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, हम पढ़ेंगे। जो इसमें आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसमें धर्म का कोई भी जिक्र, कोई भी वर्ण नहीं मिलता किसी भी का। धार्मिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं भाई? धार्मिक साहित्य में धर्म से रिलेटेड होता है, जैसे कि भाई बना लो, जैसे वेद हो गया, पुराण हो गए, स्मृति होगी, उपनिषद हो गए या अन्य ग्रंथ हो गए। इस प्रकार अन्य जैन ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए, अन्य पुस्तकें होगी जो धर्म से रिलेटेड है, अन्य पुस्तकें जो धर्म से रिलेटेड है। धर्मनिरपेक्ष है जिसमें धर्म का कोई संबंध नहीं। धर्मनिरपेक्ष में जैसे अर्थशास्त्र होगी, जो कि किसने लिखी है? हमारे चाणक्य जी ने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, विष्णुगुप्त ने लिखी है, जिनके पिताजी चाण थे। जो कुछ यात्रियों के वृत्तांत भी हम पढ़ेंगे अभी, इससे अगला ही टॉपिक है भाई, यात्रियों के जो वृत्तांत थे। हम भारत में जो यात्री आए थे यात्रा करने, उनने क्या भारत के बारे में, भारत से रिलेटेड क्या वर्ण किया, भारत से संबंधित, वो भी पढ़ेंगे। और मैंने कहा था आपको कि मेरा चैलेंज लूसेंट बैठ, तो आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है लूसेंट हमने भी पढ़ी है कुछ हद तक, कि लूसेंट में पहली हेडिंग है भारत का इतिहास, वो भी बताएं। अर्थशास्त्र के बारे में
अर्थशास्त्र के बारे में बता दिया। अर्थशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम सप्तांग, राजा के 7 अंग बताएं। राजा का मुंह, कोषाध्यक्ष, राजा का सर, स्वयं राजा, तो हम पढ़ेंगे ये चीजें भी। और इसमें बनेंगे भाई यात्रियों के वृत्तांत, जो कि मैं क्रमानुसार आपको बताऊंगा। वृत्तांत, यात्रियों के वृत्तांत क्या है भाई? जो यात्री भारत में यात्रा करने आए थे, उन्होंने भारत के संबंध में क्या लिखा, उस समय भी किस शासक का शासन था भारत पर, इस तरह के अन्य थे। अर्थशास्त्र से अलग है। अब मैं यहाँ पर लिखना है वो तो मनुस्मृति हो गई या अन्य कोई भी ग्रंथ हो गए। स्मृति शायद मैंने बता दी होगी, ये बता दी। 2 स्मृतियां ज्यादातर थोड़ा बहुत कुछ याद होती है। एक तो मनुस्मृति है जिसमें नियोग प्रथा को निलंबित बताया गया है, लेकिन एक याज्ञवल्क्य स्मृति है जिसमें नियोग प्रथा को प्रचलित बताया गया, सही माना गया है। तो कि हम आगे पढ़ेंगे यात्रियों के वृत्तांत। अभी मैं इसको आप एक बस स्क्रीनशॉट या जो भी कुछ करना है लिख कर ली, मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप सभी ने ले लिया होगा इंट्रोडक्शन। यात्रियों के वृत्तांत। पहले हम पढ़ेंगे यूनान से आने वाले यात्री। पहले बात हमने पढ़ लिया था हेरोडोटस को। हेरोडोटस को पढ़ लिया था, जिसने अपनी किताब में, इसने क्या कराया था भाई, इसने हिंदू कह रहा हूं मैं इस बात के लिए, सॉरी, भारत और फारस मतलब कि ईरान, उन देशों के आपसी संबंध का वर्णन किया था अपनी किताब हिस्टोरी का, हेरोडोटस और मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज आपको पता ही है, आपको सभी को पता है। मेगास्थनीज राजदूत है किसका है? सेल्कुस निकेटर का। इसका थोड़ा सा बता दूं मैं, ये सेल्कुस कौन है, थोड़ा साफ लिख दो। सेल्कुस निकेटर कौन है? ये सेनापति है किसका? सिकंदर महान का। जिसने 335 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन इसका सपना अधूरा ही रह गया था। कुछ समय के बाद ये 326-325 कुछ ये मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसके बाद इसका सेनापति शासक जो इसका सपना था वो पूरा करने की सोची थी इसने। और सेल्कुस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि नंद वंश का खात्मा करने के बारे में जाने जाते हैं। सेल्कुस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई थी। विजय प्राप्त होने के बाद इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, उसके साथ विवाह कर दिया गया था और उसके साथ मेगास्थनीज को भेजा गया था। जब मेगास्थनीज ने अपनी किताब, एक पुस्तक लिखी थी इंडिका पुस्तक लिखी थी, इसमें भारत के बारे में वर्णन किया गया। इसने भारत के बारे में कहा था भाई इसमें दास प्रथा नहीं है, इस देश में यहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता, यहाँ पर कोई आपातकालीन नक्ति। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लिनी को। प्लिनी ये भी यूनान का इतिहासकार था। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री।
हिस्ट्री। इन्होंने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का एक घटना को वर्ण किया गया है। जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का जो यूनान का सोना है वो लूट कर ले जाता है। तो इस बात को लिखते हुए इसकी बुक में तो वो रोता है। प्लिनी की एक बुक है नेचुरल हिस्ट्री। तो ये यूनान के हेरोडोटस, प्लिनी, टेशियस, टोलमी लिख लो, टोलमी भी यूनान का था। इसने एक किताब लिखी थी भारत का भूगोल, जो कि भारत के भूगोल के बारे में बताया गया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए मैं आप सभी को रिवीजन करवा दूं। यात्रियों के वृत्तांत, जो यात्री भारत में यात्रा करने आए उनका भारत की तरफ से क्या नजरिया था भारत को। तो एरिस्टोटेलिस ने भारत के बारे में क्या लिखा कि भाई भारत और फारस, जो कि ईरान है, उन दोनों का आपसी संबंध के बारे में वर्णन किया। मैगस्थनीज ने किताब लिखी इंडिका। इसी इंडिका में सेल्यूकस निकेटर इंडिका में अपनी पुस्तक में भारत का वर्णन किया गया, जो किस के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो प्लिनी का बार नेचुरल हिस्ट्री लिखी, नेचुरल की हिस्ट्री बुक लिखी, जिसमें इन्होंने घटना का प्रयोग किया, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ण किया था। टोलमी भारत का भूगोल के बारे में बताता है। ये यूनान से आने वाले कुछ ऐसे यात्री थे जिन्होंने भारत के इतिहास में कुछ हद तक भूमिका निभाई। इसके बाद हम पढ़ते हैं चीनी इतिहासकार। देखिए चीनी यात्री जो भी भारत में आया है उनका बस एक ही उद्देश्य रहा है, क्या भारत में जो बौद्ध मठ है या जो बौद्ध से रिलेटेड कोई भी धार्मिक चीजें हैं उनको पढ़ना, उनको समझना। तो इसमें हम मुख्य दो ही को पढ़ते हैं। एक तो सबसे मुख्य है हेनसोंग, जो कि 629 ईस्वी में, आपको पता ही होगा किसका शासनकाल है। ये किसका शासनकाल है? हर्षवर्धन का शासनकाल है। 629 ईस्वी से 15 साल, लगभग 15 साल मतलब कि 645 ईस्वी तक भारत में रहा। और अपनी किताब में की किताब में भारत का वर्णन किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोन आया था 629 ईस्वी में, और 645 में वापिस अपने प्रदेश चाइना में चला गया था। तो इसके बाद आया था फायान लगभग भारत में ये भी 15 साल तक रहा था, जहां तक वर्णन किया गया है। फायान लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। भारत में रहा। फायान ने भारत के बारे में, जो ये भारत के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था 1333 लगभग में। कब 1333 में वर्ण मिलता है। सॉरी, इसका शायद कुछ गलत हो गया है, ये नहीं है इसका, तो आप इतना ही याद रखें। तो ये यात्रियों का वृत्तांत। अरबी भी आए थे, अरबी इतिहासकार भी भारत में आए थे। दो इतिहासकार मुख्य माने जाते हैं, एक तो इनब बतूता, हाँ ये आया था इनब बतूता को माना जाता है। इन्होंने एक यात्री वृत्तांत लिखा था। इसको क्या कहा गया? रेहिला के नाम से इनके यात्री जो यात्रा करने आए थे उनके वृत्तांत को जाना गया। ये भारत में आए, लेकिन ये कब आया था भारत में? 1333। जो मैं आपको बता रहा था ना वो गलत था, फायान के समय का गलत बता रहा था मैं, तो उसके लिए गलत माफी करिए। और इनब बतूता सही है उसके लिए। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन
तुगलक के साथ। इन्होंने कौन सा यात्री वृत्तांत लिखा था? वृत्तांत लिखा था रेहला। और ये मोहम्मद बिन कासिम ने के शासनकाल में ये भारत में आया था। और दूसरा है अल बेरूनी, ये ऊ की मात्रा है। अल बेरूनी, अल बेरूनी भारत में एक किताब लिखता जो कि बहुत मुख्य मानी जाती है। इस किताब के माध्यम से हमारा मध्यकालीन भारत लगभग 40% लगभग इस किताब में से लिया गया। कहने का मतलब सभी चीजें नहीं, सभी चीजों का वर्ण मिला है कुछ हद तक। अल बेरूनी की किताब है उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इस किताब में मध्यकालीन किसके साथ आया था? ये आया था मध्य एशिया के आक्रांताओं के साथ, मतलब कि आक्रमणकारियों के साथ, महमूद गजनवी के साथ। ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। 1025 में इसका सबसे घातक आक्रमण माना जाता है सोमनाथ के मंदिर पर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। अल बेरूनी की किताब उल हिंद में क्या माना, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। इसमें क्या वर्ण किया गया? मध्यकालीन की धार्मिक नीति के वर्ण में वर्ण किया, और पर्यावरण की स्थिति का भी वर्ण किया इन्होंने, और राजनीतिक स्थिति का तो वर्ण किया। ये आपके सामने यात्रियों के वृत्तांत के बारे में है। मैं कुछ हद तक आपको रिवीजन करवा दूं। ये यूनान के जो यात्रियों में यूनान से आने वाले यात्री कौन कौन से? हेरोडोटस, जिसने भारत के बारे में लिखा था कि भारत और फारस का संबंध कैसा है, जो कि ईरान है। भाई मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका में क्या लिखा भाई? इंडिका में भारत के बारे में एक तो दास प्रथा के बारे में लिखा था, भाई दास प्रथा नहीं है भारत में। और भारत में लिखा था भाई भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता। अकाल का मतलब कोई भूखा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं सोता। तो अच्छी बातें लिखी। और इसने 6 वर्गों में भारत के 6 वर्गों में बांटा गया था। सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था ये। और सेल्यूकस निकेटर सेनापति किसका था? सिकंदर का। सिकंदर का जो 335 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। फिर आया प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में भारत के एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ण किया गया, इसकी ये घटना का वर्ण किया गया। इसके बाद हम टोलमी को पढ़ते हैं भाई, जिसने भारत की भूगोल नामक पुस्तक को लिखा। अब आते हैं हम भारत के नाम के इतिहास को। आशा करता हूं कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। देखो आपकी लुसेंट के द्वारा बता रहा हूं भारत का इतिहास, भारत के नाम का इतिहास कह लो या भारत का इतिहास। देखो भारत किसे कहा गया? भारत किसे कहा गया? जो उत्तर में हिमालय से और दक्षिण के हिंद महासागर या दक्षिण के महासागर से के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया? भारत। और भारतवर्ष का वर्ण किया गया भारतवर्ष का वर्ण। भारतवर्ष का सबसे पहली बार वर्ण खारवेल के अभिलेख, हाथी गुफा के अभिलेख में मिलता है। भारत के इतिहास, भारत के नाम का इतना समझ में है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका हिंदुस्तान कैसे नाम रखा गया? हिंदुस्तान कोई बता सकता है? हिंदुस्तान देखिए, भारत में एक नदी, भारत में जब आर्य आए थे, नहीं आर्य सबसे पहले सप्तसिंधु प्रदेश में आए थे, जो कि हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। सप्तसिंधु प्रदेश में 7 नदियों के शहर में
मतलब 7 नदियों के नगर में आए थे। एक नदी का नाम था सिंधु नदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस रिवर। अंग्रेजों ने इसी नाम के द्वारा हिंदू शब्द को निकाला, या अंग्रेजों ने क्या निकाला, इसका शब्द इंडिया, इंडिया पड़ा। और जो इराक मध्य एशिया के लोग थे, इन्होंने सिंधु को, जो उर्दू में या संस्कृत भाषा में जब हम पढ़ते हैं सिंधु को, तो उसमें हिंदू लिखा होता है, तो इसी के नाम पर भारत का रखा गया हिंदुस्तान, इस रिवर के नाम पर। इतना समझ में आया। और भारत को एक नाम से भी जाना जाता है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्यों जाना जाता है भाई? जम्बू द्वीप, द्वीप तो पता होगा आपको, देव जिसके तीनों ओर पानी हो, पानी वाले क्षेत्रों को कहते हैं द्वीप है। जम्बू द्वीप का मतलब होता है, जम्बू मतलब जामुन के पेड़, जहां पर जामुन के पेड़ हो, जामुन के पेड़ों के कारण इसे क्या कहा गया, जम्बू द्वीप। यह भारत के इतिहास का नाम का वर्ण था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी डाउट है तो मैं उसको अगली क्लास में, अगले सेशन में उसको रिपीट कर दूंगा, दोबारा से समझा दूंगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अच्छा है तो अच्छा करें, गलत है तो गलत करें, कोई कमी है तो छोटा भाई समझ के भाई उस गलती को जरूर लिखे कमेंट में, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास थी ऑनलाइन मोड में, तो मुझसे गलती हो गई हो तो उस गलती को मैं अगली वीडियो में दोबारा ना दोहराऊं, तो कमेंट में जरूर गलती करें। और आपको 3% लिख रहा हूं, कमेंट में आंसर जरूर दे। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक थी, किसके द्वारा लिखी गई है? और दूसरा क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे बैठकर की? भारतीय इतिहास के जनक किसे जाना जाता? एक लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। पांच तो कर ही देता हूं फिर। नहीं, अपने से लिए आसान हो जाएगा। और ये भारत में पहली बार
किस प्रदेश में आए थे? इन प्रश्नों का आंसर जरूर दिए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई गलती है तो छोटा भाई समझकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, जो कि आगे ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मेरे में गलती है और मैं उसको सुधार करूं। धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। जय भारत, जय हिंद।